नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, बीपीएससी में साइंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं एक नया वीडियो लाया हूं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। और साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि वैसे व्यक्ति जो चैनल पे हैं, चैनल देख रहे हैं, वो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका कह रहा है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl होता है, ठीक ना। तो चूर्ण से निकलने वाले धुआं, ये देखिए धुआं है, धुआं क्या होता है? तो देखिए, सिंपली सी बात है कि जब NH4Cl को आप जब हीट कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो इससे जो है NH4Cl को जब आप इसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होता है कि ये जो है NH3 प्लस HCl में ब्रेक होता है, मतलब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो इससे जो धुआं निकलती है यही अमोनिया और HCl का निकलता है। तो चलिए, इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। तो देखिए, इसका ऑप्शन जो कह रहा है, इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अमोनिया तो नहीं, केवल अमोनिया नहीं, कार्बन मोनोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर बाद, लेकिन यहाँ पे देखिए डी नंबर आपको जो है दोनों ऑप्शन दिया, अमोनिया भी दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कह रहा है 81 में कि जस्ता का एक आयतन, जस्ता का एक भाग तथा तांबा का दो भाग मिलाने से जो है पीतल बनाया जाता है। तो कह रहा है पीतल का घनत्व क्या होगा? तो देखिए, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जब दो पदार्थ को मिला रहे हैं तो उसमें डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी का मतलब हो गया उसका एवरेज बताना है, ठीक ना। तो देखिए हम कैसे बताते हैं। तो जस्ता का एक यूनिट ले रहे हैं, ये 1000 है, ठीक ना। जस्ता का देख लीजिएगा कितना, हमको तो लगता है 1000 होना चाहिए। एक मिनट। तो देखिए, ये 100 नहीं है, ये 7100 है, ठीक ना। तो इसको आप 7100 पढ़िए, मतलब ये 7100 जो है केजी पर मीटर क्यूब दिया है, ठीक ना। तो देखिए, इसका जो पीतल का जो हम घनत्व निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, जास्ता Zn जो है आपका 1 यूनिट है, तो 7100 हो गया, इसको रहने दीजिए। और आपका जो कॉपर है Cu जो है वो आपका 2 यूनिट है, तो मतलब 8900 आपका यूनिट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जितना आएगा। और उसके बाद क्या कीजिए, दोनों आइटम को जोड़ दीजिए, मतलब 7100 अब प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, मतलब 17800 होगा। इसको जोड़ के आप 3 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड जब करेंगे तो आपको जो है आंसर जो आएगा वो 8300 आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन था, इसमें कुछ है नहीं, ठीक। और यहाँ से आप एक जी के जरूर याद कर लीजिए। देखिए, यहाँ भी है पीतल जो बनाया जाता है, तो पीतल किससे बना है? एक आपका जिंक से बना है, दूसरा आपका कॉपर से बना है, मतलब पीतल किसका मिश्रण होता है? पिताजी का, बस। और उस दिन हम बताए थे कि कांसा का मिश्रण पूछे तो उसमें कांसा का जो है ना काटता याद रखिए, ठीक ना। का से कांसा, टी से टॉ से टीन, और तौ से तांबा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों सिंपल ट्रिक है, इसको आप याद रखें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 82 में। करा कि कौन सी विटामिन जो है खून के जमने में, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है कौन से जिम्मेवार होते हैं? विटामिन के जिम्मेवार होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के। विटामिन ए के बारे में जानते हैं कि इसके कमी से दो प्रकार की बीमारी होती है। एक जो होता है रतौंधी होता है, एक जरबथैल्मिया होता है, दोनों का आप नोट कर सकते हैं। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, तथा मसूरों में जो है खून आता है, तो वो भी विटामिन सी के कमी से होता है। और विटामिन ई के कमी से क्या होता है? जनन से संबंधित रोग होते हैं, मतलब जनन क्षमता क्या होती है? समाप्त हो जाती है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 83 में करा कि अल्कोहलिक खमीरन, तो अल्कोहलिक खमीरन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। और पिछले वीडियो में आप गौर से जाकर देखिए कि जब हम क्या करते हैं, किण्वन की प्रक्रिया अपनाते हैं तो इथाइल अल्कोहल बनता है, जिसे हम लोग C2H5OH कहते हैं, और इसे ही हम लोग जो है शराब कहते हैं, ठीक ना।
तो ये क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक, फॉर्मिक एसिड के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि चींटी जो डंक मारता है हम लोग को, तो उसमें क्या होते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 84 में। करा कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन है, तो देखिए आपका इंसुलिन जो है क्या हार्मोन है, इंसुलिन क्या हार्मोन है, और प्रत्येक हार्मोन किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रत्येक हार्मोन किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से होता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एस्कार्बिक एसिड तो जानते हैं कि विटामिन सी का क्या है, केमिकल नेम है, ये विटामिन सी का क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक, और आरएनए डीएनए जो होता है वो जेनेटिक पार्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 85 में। करा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, HCl बोलते हैं। करा बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो देखिए HCl जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसे कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड में इसे नहीं रखा जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 86 में। 86 करा क्या, वायु में थोड़ी देर रखने के बाद किसी धातु पर, देखिए किसी धातु पर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट होता है, परत जम जाता है, तो वह कौन सी धातु है। तो देखिए जब किसी धातु को आप जो है बाहर में छोड़ दीजिए, नमी में छोड़ दीजिए, तो उस पर अगर हरा रंग जमता है तो समझिए वो कॉपर है। अगर घर उर में बर्तन होगा तो उसको गौर से देखिए, उस पर हरा रंग का जो है कजली टाइप का उस पर कलर चढ़ता है, और जिस पे काला परत चढ़े तो वो चांदी होता है। जैसे चांदी को अगर मान लेते हैं कि वायु की उपस्थिति में बाहर में छोड़ दें, नमी भी रहेगा, तो इस पर क्या होता है, ब्लैक कलर का परत चढ़ता है। ठीक ना, और इस पर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक ना, और साथ में आप चांदी को भी याद रखिए, चांदी में आपको कह रहा है क्या कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें रहेगा कि वायु में थोड़ी देर रखने के बाद किस धातु पर जो है काला परत चढ़ जाता है। ठीक ना, तो वो आपका क्या होगा, चांदी होगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 87 में। करा कि कच्चे फलों को पकाने के लिए, तो देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए अगर दोनों ऑप्शन जैसे कि एसिटिलीन भी रहे और एथिलीन भी रहे, दोनों रहे, तो उस कंडीशन में हमेशा राइट आंसर क्या होगा, एथिलीन होगा। ठीक ना, लेकिन अगर एथिलीन अगर आपका एथिलीन अगर अनुपस्थित रहता है तो उस कंडीशन में राइट आंसर आपका क्या होगा, एसिटिलीन होगा। ठीक, मगर ये हमेशा याद रखिए कि जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो तो आंख मूंद के आप किसको मारें, एथिलीन को मारिए, ये राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी में हम आपको एक और पॉइंट बता दें, अमोनिया, अभी तुरंत बताए थे कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, और इसे किस विधि से बनाया जाता है, हैबर विधि से बनाया जाता है। किस विधि से बनाया जाता है, हैबर विधि से बनाया जाता है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद एसिटिलीन, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक ना, एसिटिलीन हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 88 में। करा कि विस्फोटी, तो पहले तो याद रखिए कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, विस्फोटक है, और इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल महोदय किए थे, अल्फ्रेड नोबेल महोदय किए थे। ठीक ना, ठीक, जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे, डायनामाइट, ये डायनामाइट में जो है यही नाइट्रोग्लिसरीन का क्या किए थे, प्रयोग किए थे। ठीक, तो देखिए नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक, इसका प्रयोग कहाँ होता है, डायनामाइट में होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल किया, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी से दिया जाता है। तो चलिए इसके बाद हमको जो आंसर देना है वो हम बता रहे हैं। तो देखिए आंसर क्या देना है, कह रहा है नाइट्रोग्लिसरीन जो है क्या होता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का क्या एस्टर होता है। तो ये केमिस्ट्री की भाषा है, केमिस्ट्री में जाइएगा तो उसमें फंक्शनल ग्रुप एक चैप्टर है। ठीक ना, फंक्शनल ग्रुप एक चैप्टर है, उसमें जाइएगा तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसे हम एक दो बता देते हैं, OH, ये OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्कोहल का होता है, किसका होता है, अल्कोहल का होता है। ठीक, OH हो गया, CO होगा, कीटोन का होगा। ठीक ना, इसी तरह का होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप की बात है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टर का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 89 नंबर पर। विकास का कारण क्या है, तो देखिए जितना आप संघर्ष करेंगे उतना विकास करेंगे। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा जीने का संघर्ष, जीने का संघर्ष ही उसका क्या है, विकास का कारण है, जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आप विकसित होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 90, इसका 90 नंबर है, हम लोग का क्रम 1 2 3 चल रहा है। ठीक ना, अब देखिए अभी जो हम बताए थे जस्ट वो क्वेश्चन आ रहा है, क्या, जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन किया जाता था। हम अभी तुरंत बोले थे कि जिस पे देखिए यहाँ पे दो पोल बना लीजिए और अच्छे समझिए, प्लस V का मतलब पॉजिटिव पोल हो गया, माइनस V का मतलब ये निगेटिव पोल हो गया। आप देखिए जिस बर्तन पे चढ़ाना है बर्तन रहेगा निगेटिव पर, ठीक ना, और जिसको चढ़ाना है बर्तन पे वो रहेगा पॉजिटिव पे। ठीक ना, घोल जो रहेगा किस पे रहेगा, पॉजिटिव पे। तब करा जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की जाती है, तो बर्तन पे विद्युत लेपन की जाती है तो बर्तन इसका मतलब कहाँ रहेगा,
सॉरी निगेटिव पोल पे, और जस्ता का गोल कहाँ रहेगा, पॉजिटिव पोल पे रहेगा, ठीक है। तब देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है। तो देखिए इसमें पढ़ना करा कि बर्तन को ऋणात्मक ध्रुव बनाया जाता है, तो बर्तन को ऋणात्मक ध्रुव बनाया जाता है, ये बात तो सही है। शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन करा यहाँ देखिए, तो यहाँ दोनों सिंगल सिंगल ऑप्शन दिया था, इसलिए भी हम इस पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आगे करा बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, एकदम सही बात है, बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। और शुद्ध जस्ता को क्या बनाया जाता है, धन ध्रुव बनाया जाता है, तब जाके क्या किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर, कंप्लीट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 91 में। 91 करा कि वायु, अब देखिए पिछले वीडियो को आप नोटिस कीजिए, उसमें हम बताए थे कि वायु, वायु मतलब क्या, वायुमंडल, ठीक ना। तो वायुमंडल में कौन सा नोबल गैस नहीं पाया, तो देखिए नोबल गैस को ही हम लोग जो है अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, या इसी को कहीं कहीं उत्कृष्ट गैस भी लिखता है, ठीक ना, उत्कृष्ट गैस लिखता है, ठीक ना। और इसकी संख्या कितनी होती है, 6 है पीरियोडिक टेबल में, ठीक ना। इस 6 में से एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता था, हम पिछले वीडियो में बताए थे, रेडॉन जो है मेरे वायुमंडल में क्या नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा और हम इसके फैक्ट के बारे में जानकारी ले लें। देखिए नोबल गैस कहते किसे हैं, तो नोबल गैस किसे कहते हैं, तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसे हम लोग नोबल गैस कहते हैं, ठीक ना। एक्सेप्शन एक है, उसको याद रखिए, हीलियम को छोड़ के। हीलियम जो है ऐसा अक्रिय गैस है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हीलियम भी आपका अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, नियॉन भी अक्रिय गैस है, और रेडॉन भी आपका अक्रिय गैस है। और इसमें कुछ हम बात कर लें, आर्गन क्या है, तो इसको विद्युत बल्ब में भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और हीलियम जो है वायुयान के टायर में भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक ना। रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, नियॉन जो है फैंसी लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 92 में, कह रहा कि क्लोरोफिल। देखिए ये भी मेरा क्वेश्चन बताया गया हुआ है, क्लोरोफिल था, हम उस दिन बताए थे कि जब कोई पत्ती होती है तो पत्ती में जो होते हैं क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के सेंटर में एक धातु होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। और लोहा के बारे में तो जानते हैं कि लोहा कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो B12 विटामिन में पाया जाता है, और जस्ता तो आपको मेटल है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 93। कह रहा क्या कि कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग नहीं है, अवशोषी अंग मतलब जिसमें कि जैसे जी हो गया अवशोषी हो गया, ठीक ना, कान हो गया ये अवशोषी हो गया, ठीक। तो यहाँ कह रहा कि कौन सा अवशोषी अंग नहीं है, तो मेरा दांत जो होते हैं अवशोषी अंग नहीं होते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 94। ये देखिए बीपीएससी का यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये परफेक्ट सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। कह रहा कि ड्राई आइस क्या है, मतलब शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ये जो एक प्रकार का ठोस कार्बन होता है, ठीक ना। अगर महाभारत रामायण और देखे हैं तो उसमें देखिएगा कि जो इंद्र का देवलोक दिखाया जाता है, तो उसमें धुआं जो उठते रहता है वही आपका ये क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, करा क्या, शक्करों में, मतलब जो आपका मीठा होता है उसमें शक्करों में सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है, तो शक्करों में सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है फ्रुक्टोज होता है, ठीक ना। और ग्लूकोज का तो आप जानते ही हैं, C6H12 वो 6 होता है ग्लूकोज का, ठीक ना। और इंस्टेंट अगर एनर्जी की बात हो कि अगर खिलाड़ी सब जो है तत्काल एनर्जी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसी ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। हालांकि ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, मगर इसका अगर ऑप्शन गौर किया जाएगा तो उसमें आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको जो आंसर करना था वो हमने बता दिया कि शक्करों में सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 96 में, करा क्या कि जब आप एक लिफ्ट पे खड़े होते हैं तो लिफ्ट के फर्श पे आपके द्वारा लग रहा बल क्या होगा, तो इसमें पहले आप कंडीशन जान जाइए कि लिफ्ट जो है जब ऊपर की ओर जाता है, ठीक ना, तो जब ऊपर की ओर चलता है तो भार जो है नीचे की ओर काम करता है, ठीक ना, ऊपर जाने पे। लेकिन जब लिफ्ट जो है नीचे आ रही होती है तो उस समय भारहीनता का एहसास होता है, भारहीनता मतलब उस समय लगेगा आपका कुछ भार है ही नहीं, यहाँ मतलब इस कंडीशन में मेरा भार क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। जब लिफ्ट जो है मेरा नीचे की ओर आता है तो भार मेरा क्या होता है, शून्य होता है, जब ऊपर जाता है तो मेरा एक्चुअल भार को बताता है, 50 kg 10 kg जितना भी होंगे वो आपको भार को बताएगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा कि लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाता है तो शून्य होता है, नहीं ये तो गलत है। जब लिफ्ट जो है ऊपर जाता है तो उसका एक्चुअल भार को जो है ना यहाँ पे बताता है, ठीक ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। कह रहा लिफ्ट जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से जो नीचे आता है तो उस समय शून्य होता है, एकदम सही है। ये भारहीनता का अनुभव इसी समय होता है, जब लिफ्ट आपका नीचे आता है तो उस समय आपका वेट क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। बाकी सब गलत है। अब 97 में हम लोग चल रहे हैं, 97 क्या कर रहा है वो देखते हैं।
97 करा के आम तौर पे सुरक्षा फ्यूज, तो आप घर में देखते होंगे जो सुरक्षा फ्यूज लगा रहता है उसमें एक पतली सी तार रहती है, तो ये तार किसका रहता है, तो वो पीबी प्लस एसएन का मिश्रण रहता है, ठीक ना। पीबी मतलब हो गया शीशा, पीबी मतलब हो गया शीशा, और एसएन का मतलब हो गया टीन, मतलब ये डी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक ना। टीन और शीशे के मिश्रण होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं करा कि 98 में देखिए कि जब एक पत्थर को चांद पर ले जाया जाए, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो फैक्ट है, बता दें हम कि जब पृथ्वी से चांद पे जाए, मतलब अर्थ टू मून या मून टू अर्थ आएगा, तो इसमें जो है इसका हमेशा भार बदलता है। भार क्या होता है, चेंज होता है। तो भार क्यों चेंज होता है, तो ये भी मालूम है कि चंद्रमा पर जो जी का वैल्यू होता है, पृथ्वी के जी के वैल्यू का क्या होता है, 1/6 होता है, मतलब g/6 होता है, इसलिए भार क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन द्रव्यमान मेरा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी से कोई पदार्थ को हम चांद पे ले जाएं और चांद पर से कोई पदार्थ को पृथ्वी पर लाएंगे, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, भार जो है परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान मेरा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या आपका राइट आंसर बनता है। करा इसका द्रव्यमान बदल जाता है, नहीं गलत है ये। करा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये सही आंसर है, ठीक ना। भार हमेशा बदलेगा, ठीक, लेकिन द्रव्यमान आपका क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक, तो हो गया राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। करा कि पदार्थ के संवेग, संवेग कहते किसे हैं उसको आप देख लीजिए। संवेग किसे कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं जब, पहले ये हम जान ले, संवेग को जो है पी से सूचित किया जाता है, पी वेक्टर से सूचित किया जाता है, और ये मास और वेलोसिटी का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक ना। और करा यहाँ देखिए क्या करा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो पदार्थ का संवेग p बराबर एम बी होता है, और इसका अनुपात वेग से निकालने के लिए करा, तो भी कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब संवेग और वेग को जब रेशियो निकालिएगा तो वो क्या देगा, m देगा। m मतलब मास, मास मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें और कुछ बात कर लें, वेग आपका जो है सदिश राशि है, त्वरण भी आपका सदिश राशि है, और बल भी आपका क्या है, सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान आपका क्या है, अदिश राशि है। एक क्वेश्चन इससे ये इसे भी बन सकता है। नेक्स्ट इसमें मात्रक की बात होगी, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल की बात करेंगे तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, किसमें, एसआई में। लेकिन सीजीएस में पूछेगा कि बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है डाइन होता है, डी वाई यानी डाइन होता है, ठीक ना। और 1 न्यूटन इजकल टू जो होता है वह 10⁵ न्यूटन होता, सॉरी डाइन होता है, ठीक ना। 1 न्यूटन इजकल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। करा कि बल गुणनफल होता है, तो बल को देखिए एफ से डिनोट किया जाता है, और एफ बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, एम ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एम ए पढ़ते हैं, तो मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक ना। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए क्या ऑप्शन बन रहा है आपका, द्रव्यमान गुना वेग, नहीं गलत है, द्रव्यमान गुना त्वरण, यही तो है। द्रव्यमान को एम कहते हैं और त्वरण को ए कहते हैं, और इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और ये एफ बराबर एम जो फॉर्मूला आता है वो न्यूटन गति के दूसरे नियम से आता है, किससे आता है, न्यूटन गति के सेकेंड नियम से आता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन का देखिए आपका वेक्टर पे ये कह रहा निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है, नोट मतलब नहीं को हमको चुनना है, ठीक ना। तो देखिए विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, आयतन आपका क्या है, अदिश राशि है। इसका जो है आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि विस्थापन का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है, मीटर होता है। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, मतलब न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए जगह है, ये बी जगह है, यहाँ से आने का ऐसा भी रास्ता हो सकता है, ऐसे भी पहुँच सकते हैं, लेकिन ए से बी तक जो एकदम सीधा में जो रास्ता होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितनी दूरी होती है, तो 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर होता है, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, 1000 मीटर, तो ये सी नंबर है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई समझने वाली बात नहीं है।
करा त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है? तो त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। आपको इसमें कुछ फार्मूला बता देखिए। तो त्वरण होता है क्या? त्वरण का अगर परिभाषा देखिए तो इसको कहा जाता है वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक ना। तो मतलब वेग जो है v से अगर u हो जाता है और उसको समय से भाग लगा दीजिएगा तो यही मेरा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो मतलब एक्सेलरेशन बराबर हो गया v माइनस यू बाय टी हो जाएगा, ठीक ना। और हम कुछ फार्मूला बता दें। एक होता है फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इसमें सबका सैम्बोलिक बता दें। v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, t टाइम होता है। s यहाँ पे दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है, t टाइम है, ठीक ना। v जो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और ये एक्सेलरेशन है और s आपका क्या है? दूरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। राइट आंसर ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं। देखिए करा क्या कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त को क्या कहा जाता है? तो ये श्रृंग और गर्त पहले समझिए। श्रृंग और गर्त क्या होता है? जैसे मान लेते ये वाल है, ठीक ना, और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ठीक, तो इसमें जो इस तरह से वेव चलेगा, ठीक ना। तो देखिए ये श्रृंग हो गया, ये भी श्रृंग हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो मापिएगा इसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो करा दो कंस्टिट्यूटिव जो है आपका मतलब श्रृंग है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। और उसी तरह से ये जो डीप पॉइंट होता है, ये डीप पॉइंट को हम लोग गर्त बोलते हैं। तो इसको भी नापिएगा तो इसको भी लेमडा, मतलब इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो दो कर्मागत श्रृंग हो या दो कर्मागत गर्त हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। अब तरंग दैर्ध्य के बारे में कुछ बात कर ले। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। और अब 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक ना। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश देखिए इसका सिंपल तरीका है ऋणात्मक। तो इसमें आप एक चीज़ को याद रखिए कि बीटा किरण किससे बने होते हैं? तो बीटा किरण जो है इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? निगेटिव पार्टिकल होता है। क्या होता है? निगेटिव पार्टिकल होता है, माइनस होता है, ठीक ना। तो इसी में आपका क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना, बीटा किरण। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कह रहा जिस तत्व के परमाणु में, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका तत्व है और इसके ये नाभिक में कह रहा है कि दो प्रोटॉन है, पी बराबर कितना है? 2 है। एक मिनट, पी बराबर कितना है? 2 है। एन बराबर भी कितना है? 2 है। और ई बराबर भी कितना है? 2 है। तो कह रहा है उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो होता है ए बराबर जो होता है फॉर्मूला वह पी प्लस एन होता है। क्या होता है? पी प्लस एन होता है। पी आपका 2 है, एन भी आपका 2 है, तो दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? 4। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? 4 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर आपसे पूछ दे कि ये दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन वाले जो है कौन सा ये जो है तत्व होगा, तो ये आपका हीलियम होगा, ठीक है। हीलियम का जो है आपका मतलब परमाणु द्रव्यमान 4 होता है और परमाणु संख्या 2 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये संरूपण मतलब विन्यास होता है धातु तत्वों के लिए होती है। तो चलिए देखिए थोड़ा सा ये डीप में गया है क्वेश्चन, हम इसको फिर भी इजी वे में समझा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमेशा याद रखें। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है थोड़ा हम समझा दें। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। कितना होता है? 11 होता है, ठीक। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो पहला कक्षा जो के है उसमें 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 1 होता है। ये के हो गया, एल हो गया, ये क्या हो गया? एम हो गया, ठीक ना। तो देखिए ये जो सबसे देखिए 3 कक्षा हो गया, तो इसमें जो ये जो कक्षा हो गया इसी को हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, ओ एम ओ बोलते हैं, ठीक ना। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब देखिए आप समझिए बात को। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3, इसमें से इतना में से कुछ भी अगर दिखेगा तो वो समझिए धातु है। वो क्या है? धातु है। क्लियर? उसके बाद आप चलिए, अगर आपको 5, 6 और 7 दिख गया
ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, इसका मतलब ये अधातु है। ये क्या है? अधातु है। और ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 आपको दिख गया इलेक्ट्रॉन तो समझिए ये आपका क्या है? अक्रिय गैस है। ये क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक। और जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो समझिए आपका क्या है? उपधातु है। मतलब उसमें दोनों का लक्षण है, धातु का भी और अधातु का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर हम एक बार क्लियर कर दें। एम मतलब मेटल, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो क्या रहेगा? 3। तो ये मेरा धातु कहलाएगा। नन मेटल अधातु, नन मेटल में क्या होगा? 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। तो ये मेरा क्या होगा? अधातु होगा। और मेटलॉइड, जिसको हम लोग उपधातु बोलते हैं, उपधातु होगा जिसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4। और अक्रिय कौन होगा? अक्रिय वो होता है जिसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है। तो देखिए हम लोग पहचानते हैं। तो देखिए 2 8, तो इसका मतलब ये अक्रिय गैस है। ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? अक्रिय गैस है। ठीक ना। देखिए इसके ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अधातु है। ये क्या है? अधातु है। इसके भी ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अक्रिय है। इसका ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या है? धातु। देखिए पकड़ लिया आसानी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है तीसरे और चौथे समूह में। समूह का मतलब होता है आवर्त होता है। ठीक ना। क्या होता है? आवर्त होता है। आप जब मेंडलीव का आवर्त सारणी अगर पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा इस तरह से बना हुआ रहता है, और इसमें इस तरह किया हुआ रहता है। ठीक ना। इस तरह बना रहता है। ठीक। तो ये जो मेरा, ये देखिए ये जो घर है इस तरह से बना हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी के हॉरिजेंटल होते हैं, मतलब पृथ्वी के समरूप होता है, धरातल के रूप में, वो मेरा आवर्त होता है। और जो इस तरह से खड़ा होता है इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक ना। तो मेनली जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें 7 आवर्त थे, और वर्गों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ठीक ना। वर्गों की संख्या कितनी थी? 9 थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसी में से तीसरा और चौथा। तो देखिए जब इस तरह से देखिएगा इस आवर्त को, इसमें शुरुआती दौर में जो है इधर क्या होते हैं? धातु होते हैं। इधर क्या होते हैं? धातु होते हैं। और इधर बीच में देखिएगा आपको यहाँ पे अधातु होता है। और सबसे लास्ट में क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। किसी भी आवर्त का अंतिम जो होता है तत्व जो होता है वो अक्रिय होता है, और शुरुआती जो होता है वो क्या होता है? धातु होता है। ठीक है। तो इसमें गौर से कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो धातु के जितने भी, देखिए यहाँ ऑक्साइड की बात बोल रहा है, तो धातु का जितना भी ऑक्साइड होता है, ठीक ना, वो आपका क्षारीय होता है। धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और धातु के जितने भी ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होता है। और अक्रिय वाला तो कुछ भी नहीं, ना तो क्षारीय होता ना तो उदासीन, क्या कहते हैं, अम्लीय होता है। तो कहने का मतलब किसी भी अगर मतलब पीरियड पीरियड में जो है हम चलेंगे तो उसमें कुछ भाग जो है उसका क्षारीय लक्षण बताएगा, कुछ भाग जो है अम्लीय लक्षण बताएगा, और कुछ जो है न्यूट्रल बताएगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ किसी भी आवर्त में मेरा दोनों लक्षण मिलेगा, क्षारीय ऑक्साइड भी मिलेगा और अम्लीय भी मिलेगा। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। इसमें अगर शुरुआती दौर में पूछता कि अगर शुरू वाला एलिमेंट के बारे में, तो शुरू वाला बोलता तो शुरू में धातु होता है तो वो आपका क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। अगर बीच वाले धातु के बारे में बोलता है तो एसिडिक हो जाता है, और लास्ट वाले के बारे में बोलता है तो उदासीन हो जाता है। मगर यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि तीसरे और चौथे समूह, तो सभी की बात हो रही है, पूरे की बात हो रही है। ठीक ना। तो पूरे की बात हो रही है तो एसिड भी होगा और बेस भी होगा, दोनों होगा। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। 5 नहीं, इसका अपना नंबर है ये। ठीक ना। देखिए कह रहा है कि एक तत्व एक्स है, तो एक्स है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। और कह रहा है कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? यौगिक बनाता है। तो हाइड्रोजन के साथ यौगिक, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और ये अपना इसको दे देता है। ठीक ना। तो देखिए एक्स के पास 1 जाएगा और हाइड्रोजन के पास 4 आएगा। तो इस प्रकार से XH4 बनाएगा। ठीक ना। तो देखिए XH4 कहाँ है? तो ये आपका डी नंबर। ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। करा कि सल्फर का, तो सल्फर का तो देखिएगा सल्फर का जो है आपका आणविक सूत्र जो होता है एसेट होता है। तो ये क्या होगा? अष्टफलकीय होगा। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेलीस्कोप। देखिए करा टेलीस्कोप का खोज किसने? टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, तो दूरबीन का खोज किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। किसने किया है? गैलीलियो। इसमें और कुछ हम बात बता दें, ये तो क्लियर हो गया। टेलीस्कोप का खोज किसने किया है? गैलीलियो महोदय किए हैं। न्यूटन जो है बल का परिभाषा दिए हैं, और साथ ही 3 जो है गति के महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। गति के 3 महत्वपूर्ण नियम भी दिए हैं न्यूटन महोदय। ठीक ना। उसके बाद जेम्स वाट जो है
भाप इंजन का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? भाप इंजन का, ठीक ना। उसके अलावा फिर हम लोग चलते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है ये जो है प्रोटॉन का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? प्रोटॉन का। यहाँ पे फिर एक बार हम आविष्कारक बता दें आपको, ठीक ना। एक ट्रिक है, जैसे कि आपको कभी कभी पूछा जाता है जी टी सी, इधर जी टी सी याद रखिए, इधर से पेन रखिए, तो जी टी सी पेन याद रखिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो है जी से गोल्ड स्टीन होता है, गोल्ड स्टीन प्रोटॉन का खोज किया, तो कभी गोल्ड स्टीन भी आता है, कभी आपका रदरफोर्ड भी आएगा, मगर जब गोल्ड स्टीन रदरफोर्ड दोनों आ जाए तो रदरफोर्ड आंसर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर वैसा हमको पूछा नहीं, तो आपको प्रोटॉन का खोज जो किया है वो गोल्ड स्टीन और रदरफोर्ड दोनों किए हैं, ठीक ना। ये टी का मतलब थॉमसन होता है, जे थॉमसन, तो ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए हैं, ठीक ना। और सी का मतलब चेडविक होता है, जेम्स चेडविक होता है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रॉन का खोज किए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला में, करा कि सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का खोज जो है राइट ब्रदर्स की है, इसको डायरेक्ट याद कीजिए। जेम्स वाट अभी तुरंत बताएं कि वास्प इंजन का खोज किया। हम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैंप का खोज किया था। किसका खोज किया था? सेफ्टी लैंप का खोज किया था, तो इसको भी याद कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करा कि स्पाइनल कोड में कितने जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, तो इसमें 33 निकलता है, इसको याद रखिए डायरेक्ट, ठीक ना। नेक्स्ट करा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होता है तो बताते हैं। आँख पलक का गिरना प्रतिवर्ती क्रियाएं, छींक आना ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो इसका कंट्रोल कौन करता है? ये स्पाइनल कोड करता है, इसको इंग्लिश में भी याद रखिए, इंग्लिश में भी ऑप्शन रहता है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करा क्या, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या होता है? गले के पास होता है, इससे थायरोक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को पहचानिए, टी से थायरोक्सिन लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसी को हम बोलते हैं देखिए TSH बोलते हैं, ठीक ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, TSH। तो कहने में थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित होता है, तो इसको तो कौन सा होता है? तो इसमें जो है TSH हो जाता है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं करा निषेचन। निषेचन मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, ठीक ना। ये याद रखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है करा कि पृथ्वी परिभ्रमण जब रिवॉल्विंग करती है तो करा प्रति मिनट। तो देखिए पृथ्वी का रिवॉल्विंग जो होता है प्रति मिनट जो होता है, मतलब 1 मिनट में जो होता है वो 28 किलोमीटर पर मिनट वो रोटेट करता है, ठीक ना। 28 किलोमीटर पर मिनट रोटेट करता है, तो 1 मिनट में करा करीब करीब कितनी दूरी जाएगी? तो 1 मिनट में करीब करीब कितनी दूरी जाएगी? 28 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा, ठीक ना। तो चलिए आज के साइंस टॉपिक में इतना ही। फिर लास्ट में आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वैसे व्यक्ति या वैसे मेरे सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, श्रोता जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसे निश्चित रूप से वो लोग जो है निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साइंस की टॉपिक अगर आप लोग को बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, ताकि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो सामने वाले को भी मिले, आपके ग्रुप को भी मिले, ठीक ना। तो चलिए आज के साइंस करीब इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।